हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ में इसमें हमने फर्स्ट बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स और साथ में आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और अब सेकेंड जो पार्ट है इसमें हमने यहाँ से शुरू करना है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखो, पार्ट 1 को, और उसके बाद पार्ट 2 देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, यहाँ से हमने शुरू करना है इनर्शिया एंड मास। देखो बच्चों, all the example and the activity given so far illustrates that there is the resistance offered by an object to change its state of motion। हमने कुछ एग्जांपल्स अभी देखी थी, प्रीवियस वीडियो में ही देखी थी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि वो कोई भी मोशन में अगर स्टेट है तो वो उसको मोशन में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। तो इसी चीज़ को, जो ये ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने की कोशिश कर रहा है या उसको मूव करते रहने में कोशिश कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। समझ आ गई है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको रोकता नहीं है, वो उसको मूव कराने की कोशिश करता है, उसको रोकने नहीं देता है, तो वो होता है इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करके रुक रहा है, ठीक है, तो उसको रुकने में मदद नहीं करता, उसको आगे चलाने में करता है। हैं, समझ आ गई बात? अब दूसरी बात मैं बता रही हूँ कि अगर कोई बॉल आपकी या कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है और वो अचानक से चल दे तो वो इनर्शिया उसको रोकने में मदद करता है। समझ आ रही मेरी बात? कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, कुछ अभी हम इसमें देखते हैं ताकि आपको जो बचा है वो भी समझ आ जाएगा। और आप हमारे चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर चेक करना, वहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डू ऑल द बॉडी हैव द सेम इनर्शिया? क्या सभी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो सेम होता है? इनर्शिया था क्या? एक एग्जांपल पहले मैं आपको बता दूँ। बस है हमारी, और बस में जो हमारे यात्री बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर बस क्या करती है, रुकी हुई है और एकदम से चल पड़ी, तो बस पहले क्या रेस्ट में थी, और इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे थे वो भी क्या थे? रेस्ट में थे। तो बस जैसे ही मूव करने लगी तो बस तो मूव करने लगी, लेकिन रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से ये पैसेंजर जो है वो रेस्ट में था और एकदम से उसकी बॉडी मूव में नहीं आ पाई। वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से जैसे ही बस आगे को चलती है तो ये पैसेंजर को क्या होता है? पीछे को धक्का लगता है। क्यों पीछे को धक्का लगता है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है, पैर तो उनके मूवमेंट में आ जाते हैं बस के साथ, लेकिन बॉडी जो है वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यही एग्जांपल इसी में हम देखते हैं। अगर बस मूव कर रही है और अचानक से ब्रेक लग जाती है, तो ब्रेक लगी तो क्या हुआ? जो इस पैसेंजर का नीचे वाला हिस्सा था वो तो बस के साथ रुक गया, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा था वो भी बस के साथ मूव कर रहा था, ऊपर नीचे वाला दोनों ही। लेकिन जैसे ही बस रुकी तो ये तो इसके कांटेक्ट में था, इसलिए वो रुक गया, लेकिन ऊपर वाली बॉडी जो है उसको रुकने में टाइम लगा। तो वो क्या, मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से जैसे ही बस में ब्रेक लगाएंगे तो पैसेंजर क्या होता है? वो आगे मूव करता रहता है, मूव करते रहने की कोशिश करता है, तो वो पैसेंजर को क्या होता है? आगे की तरफ धक्का लगता है। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपको और वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि अब आपसे पूछा गया इनर्शिया और मास हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या डू ऑल द बॉडी हैव सेम इनर्शिया? क्या सभी बॉडी का इनर्शिया सेम होता है? वी नो दैट द इजी टू द पुश एन एम्प्टी बॉक्स एंड देन द बॉक्स ऑफ फुल ऑफ बुक्स। अब आप देखो, एक बॉक्स है जो कि खाली है, ठीक है, और एक बॉक्स है जिसके अंदर बुक्स फिल हैं, तो आपको किसको धक्का देना ईजी होगा? तो ध्यान दो, समझो। तो
आप ये जो खाली बॉक्स है ना, इसको बड़ी आसानी से फोर्स लगा के आगे को पुश कर दोगे, लेकिन जिसमें बुक्स भरी है इसको फोर्स लगाने में आपको टाइम मतलब मेहनत लगेगी, आपको उसको धक्का लगाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। समझ आ रही मेरी बात? धीरे धीरे समझते रहो, चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। If we kick a football, it fly away, but if we kick a stone of the same size with the equal force, it is hardly move. तो अब हमने दूसरी एग्जांपल क्या ली, एक फुटबॉल लिया और एक स्टोन ले लिया, ठीक है, दोनों सेम शेप और साइज का है। अब फुटबॉल को जब आपने किक मारा वो हवा में ऊपर उड़ गया, लेकिन जो स्टोन है उसको किक किया तो वो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको देखना है कि इनर्शिया किसका ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ये जो स्टोन है आपका ये ज़्यादा भारी है, इसका मास ज़्यादा है, इसलिए ये अपनी जगह से हटने की कोशिश नहीं करता है, ये हवा में हम इसको नहीं उड़ा पाते हैं, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से हम इसको हवा में नहीं उड़ा पा रहे हैं, और इसका मास कम है इसलिए हम इसको हवा में उड़ा ले रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, और जितना कम मास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आई मेरी बात? ठीक है। फुटबॉल का मास कम था, वेट वजन उसका कम था, भार उसका कम था, इसकी वजह से उसको हमने हवा में उड़ा दिया। स्टोन जो है वो भारी था, उसका मास ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसमें वेलोसिटी क्या थी, कम थी। समझ आ रही बात? ठीक है। आगे देखो, वी में इनफैक्ट गेट एन इंजर्ड इन अ फुट। देखो हमारा पैर भी क्या होगा, जब हम फुटबॉल को मारेंगे तो हमें इतनी चोट नहीं लगेगी, लेकिन जब हमने स्टोन पे मारा तो हमें चोट बहुत ज़ोर से लगी, ठीक है। तो आगे और देखते हैं इसमें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक आपको 5 रुपीज़ का कॉइन है और एक आपका 1 रुपीज़ का कॉइन है। अब आप इजी फाइंड कर सकते हो किस में फोर्स ज़्यादा लगेगा, जो एक्टिविटी करने में, अगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो तो किस कॉइन में फोर्स आपको ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस है, हमने कहा है जिसमें मास ज़्यादा है। मास 5 रुपीज़ के कॉइन में ज़्यादा होगा कि 1 रुपीज़ के कॉइन में ज़्यादा होगा, तो 5 रुपीज़ के कॉइन। तो जिसमें आपका फोर्स ज़्यादा लग रहा है उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। समझ आ गई बात? A force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. This is because the comparison to the cart, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. देखो अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ आपको ट्रेन का और एक कार्ट का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया दैन द कार्ट। क्लियरली देखो क्या बोल रहा है, एक स्मॉल कार्ट है और एक ट्रेन है, तो आप समझ सकते हो कार्ट को चलाना आसान रहेगा या ट्रेन को चलाना आसान रहेगा। दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों के मोशन को अगर हम कंपेयर करें तो कार्ट को चलाना हमें आसान रहेगा और ट्रेन को चलाना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रेन का मास क्या है, ज़्यादा है। ट्रेन का मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा। मतलब वो ज़्यादा अपनी जगह पे रुके रहने की कोशिश करेगा, और अगर वो चल रहा है तो ज़्यादा दूर तक चलने की कोशिश करेगा। एक छोटी सी एग्जांपल से समझो, साइकिल और एक बस। एक साइकिल है, आप बहुत तेज़ चला रहे हो, बहुत तेज़ चला रहे हो, बहुत तेज़ चला रहे हो, एकदम से आपने ब्रेक लगाई तो क्या है, एकदम से आप ब्रेक लगाओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाओगे, बच जाओगे, ठीक है। लेकिन आप अगर ट्रक चला रहे हो और बहुत तेज़ी से चला रहे हो और एकदम से ब्रेक लगाते हो तो रुक कर भी ट्रक का बहुत तेज़ एक्सीडेंट होता है, ट्रक हवा में इधर उधर उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइकिल हमारा, उसका मास कम है, वो जितनी मर्जी वेलोसिटी से रुक रहा था, हमने उसको फोर्स लगा के कम कर लिया, ठीक है। जिसका जितना मास है, ट्रक का मास ज़्यादा था, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से अगर ट्रक मूव कर रही थी उसका इनर्शिया उसको मूव कराने की कोशिश कर रहा था, और एकदम से ब्रेक अप्लाई की जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। मैं इसलिए स्लो समझा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स एक बार क्लियर हो गए तो हमेशा के लिए समझ आ जाते हैं, और नहीं क्लियर हुए तो आपको ये पूरे चैप्टर में कन्फ्यूज़न का बना रहेगा, ठीक है। चलो आगे, इनर्शिया जो है आपने समझ गए कि इनर्शिया का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ चेंज, चाहे वो मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, रेस्ट में चेंज हो या फिर मोशन में चेंज हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हम बाद में वीडियो में कवर करेंगे। तो अगला हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या इंडिकेट किया था, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट गेट एंड द एक्सेलरेशन, वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ मोशन क्या था, फर्स्ट था। सेकंड में हम देखेंगे कि ये जो हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी मेजरमेंट के बारे में सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। सेम ये जो इनर्शिया हमने पढ़ा है ना, उससे मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे टॉपिक्स जो रहेंगे तो थोड़ा आप समझना, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स, ड्यूरिंग द गेम ऑफ ए टेबल टेनिस इफ़ अ बॉल हिट अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। अब टेबल टेनिस तो आप सभी जानते होंगे, तो उसमें अगर किसी प्लेयर को बॉल लग जाती है तो उसको कोई खास चोट नहीं लगती है। अगर दूसरी साइड हम देखें, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, जो तेज़ी से क्रिकेट बॉल आ रही है और अगर जो क्रिकेटर होता है उसको हिट कर गई तो उसको बहुत तेज़ी से चोट लगती है, ठीक है। देखा ना आपने, टेनिस बॉल छोटी थी और जितनी मर्जी तेज़ी से आई उससे चोट कम लगी। उसी तरीके से क्रिकेट बॉल जितनी तेज़ी से आई और उसका जो मास है वो भी ज़्यादा होता है। आपको पता है टेनिस बॉल बहुत हल्की होती है और क्रिकेट बॉल भारी होती है। वो तेज़ी से आई तो उस पर जो इसके पास टकराई उसको हर्ट कर गई, उसको चोट लग गया, ठीक है। इस तरीके से अगर एक ट्रक जो है, रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलॉन्ग ए रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक इवन टू अ स्पीड एज लो as 5 मीटर पर सेकेंड may kill a person standing its path। एक ट्रक है वो खड़ा हुआ है साइड में, नो मैटर, ठीक है, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड मतलब बहुत स्लो मूव कर रहा है, फिर भी वो अगर किसी पर्सन के ऊपर जाके टकरा गया तो भी उसको मार सकता है। आप ऐसे सोचो, एक आदमी जा रहा है और उसको ट्रक ने टक्कर मार दी, कहते ट्रक बहुत स्लो थी, उसने उसको टक्कर मार दी, फिर भी ट्रक इतना बड़ा है और एक पर्सन को टक्कर लगी तो ज़रूर वो इंजर्ड ज़्यादा हुआ होगा या उसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। तो स्मॉल मास सच एज द बिल्ड मे किल अ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि मास ज़रूरी नहीं है, मास आपका अगर बड़ा हो, देखो अभी हमने बोला कि ट्रक बहुत बड़ा था इसलिए वो पर्सन मरा, अगर वो पर्सन को साइकिल से टक्कर लगी है तो उस पर्सन की डेथ नहीं हो गई, उसको थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी। हम कह रहे हैं मास से डिपेंड हो रहा है कि उसको कितना फोर्स लगा, कितना हर्ट हुआ। लेकिन अब एक एग्जांपल और बता रहे हैं जिसका मास कम है, ठीक है। अब उसको देखो, अभी तक हमने क्या देखा, जिसका मास ज़्यादा होती है अगले को जो है दिक्कत उससे होती है जिसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिसका मास कम है उससे भी अगले को चोट लगेगी, कैसे, देखो, such as a bullet may kill a person when fired from the gun। जब किसी पर्सन ने जो बुलेट होती है ना, आप जानते हो वो बंदूक जो है ना, उसके अंदर से जब गोली निकालते हैं तो इतनी तेज़ी से वो गोली जाती है और डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी और मास पे। अगले को जाके वो गोली लगती है, वो छोटी सी गोली, उसका मास बहुत थोड़ा है लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी तेज़ होती है कि अगले को जाके वो लग जाती है। Similar object is to be accelerated, we know that a greater force is required given a greater, मतलब एक मिनट, ये हमारा पेज दूसरा आ गया, तो यहाँ से था हमारा, ठीक है, कि मतलब अब किसी को अगर कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसके मास पर भी और उसकी वेलोसिटी पर, ठीक है। तो सिमिलर आप एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेट, वी नो द ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। अगर किसी को ज़्यादा वेलोसिटी में लाना है तो उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। दूसरे वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम क्वांटिटी ऑफ द इम्पॉर्टेंट दैट द कंबाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास इट्स वेलोसिटी ऑन सच प्रॉपर्टीज कॉल्ड मोमेंटम।
तो यहाँ पर पहले हमने एक चीज़, ये बहुत ध्यान से इसकी डेफिनेशन ज़रूर अच्छे से करो। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में के मास और फोर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो मास और वेलोसिटी को अगर हम कंबाइन करें और जो फोर्स उसमें एक्सर्ट हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, मोमेंटम को हम p के थ्रू डिनोट करते हैं, मास को हम m से करते हैं और वेलोसिटी को v से करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या होता है, mv, मतलब मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास और वेलोसिटी पर क्या, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है मोमेंटम। ठीक है, समझ आ गया मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी, वो क्या है, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन सेम वैसी वेलोसिटी की तरह होती है, जैसे जितनी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की होगी। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम की एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। The application of an unbalanced force bring a change in the velocity of the object. It is therefore clear that a force also produce a change of momentum. यहाँ पे देखो, इतनी ये बात को बहुत ध्यान से समझना है कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स किसी पे लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, और वेलोसिटी से चेंज होती है मतलब क्या होता है, फोर्स भी चेंज होता है। तो इससे जो प्रोड्यूस होती है, जो मतलब हमने जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है, जो वेलोसिटी में चेंज आया है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। समझ आ गई बात। चलिए आगे धीरे धीरे पढ़ो, फिर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट अस कंसिडर सिचुएशन इन ए कार विद अ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड टू गिवन अ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। अब एक कार है, उसकी बैटरी डेड हो गई, अब उसको धक्का मारा जा रहा है। ठीक है, तो उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए इफ़ 1 और 2 पर्सन गिवन अ सडन पुश, एक या दो लोग उसको पुश करेंगे और वो हार्डली थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। बट अ कंटिन्यू पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट इज ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द कार टू द स्पीड। तो ये किस लिए किया जा रहा है, फोर्स लगा के उसको, उसके एक्सेलरेशन को कम करके उसको वेलोसिटी में लाया जा रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ द मोमेंटम, उसके मोमेंटम में क्या किया जा रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, किससे चेंज हो रहा है, फोर्स लगा के। वो रेस्ट पर थी, जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से कार क्या हो रही है, आगे को मूव कर रही है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में क्या होगी, चेंज होगी। डिपेंड करेगा, मोमेंटम में चेंज किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। सब ये बात समझ में आ गई कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। जितने टाइम में चेंज हो रहा है उसे मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सिंपल सी बात है, क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम आप समझ गए अभी तक। ठीक है, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल अनबैलेंस्ड फोर्स और क्या होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन होनी चाहिए। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से समझो, तो वो तो हमारा डेफिनेशन हो गई। ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में आपको आता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके एग्जाम में कई बार ड्राइव करने को आ जाता है, तो इसको भी अच्छे से समझना। सपोज एन ऑब्जेक्ट मास m इज़ मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट का मास m है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मास m ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, हमने उसमें पढ़ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में, u से। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जो फाइनल वेलोसिटी उसको हमने किससे लिया, v से लिया, और उस पर जो फोर्स लग रहा था उसको हमने F लिया, और जो उसमें टाइम लग रहा था उसको हमने T लिया। मोमेंटम हमारा क्या था, P। ठीक है, तो मोमेंटम दो था, एक
इनिशियल मोमेंटम था और एक फाइनल था। मतलब एक जब हमारा जो एक्सेलरेशन लगा तो उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आ गए थे, और एक्सेलरेशन लगने से पहले जो था, ठीक है, दोनों चीज़। तो यहाँ पर देखो चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम फाइनल, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी आई है उसमें से हम अगर इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल मोमेंटम को, देखो अगर चेंज ऑफ मोमेंटम आपको कहीं निकालना हो, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये बहुत ध्यान से समझो। अगर आपको चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम हमारा mv, मास और वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम mu, क्या हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ से आपका m क्या हो गया, कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, v माइनस u। अब चेंज ऑफ मोमेंटम में इसके बाद क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर आपसे पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो आपने उसमें टाइम भी लगाना है। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम लगाने के लिए देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो हमारे साइंस में होता है ना, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम के बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और हमने यहाँ पर के लगा दिया, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने पहले पढ़ा होगा कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू किसके होता है, ए के इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू के एम ए। ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इजी है, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे वही दिया जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो अब ये के भी आपको बता दिया मैंने कि कांस्टेंट होता है, इसकी एसआई यूनिट मास और एक्सेलरेशन की दोनों मिला के होती है, इसलिए मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो हमने यहाँ पे पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मास है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गई, इसकी किसकी यूनिट बन गई, मोमेंटम की यूनिट बन गई, ठीक है। समझ आ गई बात। तो अगर अब आपको कोई पूछेगा 1 यूनिट फोर्स को आपने डिफाइन करना है तो क्या होगा, द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट मास 1 किलोग्राम, दिस इज द 1 यूनिट फोर्स। देखो 1 यूनिट फोर्स का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट मास और 1 यूनिट वेलोसिटी, दोनों का मिला, दोनों का प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, 1 किलोग्राम मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी, दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA। अब यहाँ पे आपको यूनिट फोर्स की देखनी है, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन, एन का मतलब होता है न्यूटन। तो आपने अगर स्मॉल एन लिखा तो नंबर कट जाएंगे, आपने कैपिटल एन ही लिखना है, ठीक है। समझ आ गई बात। आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी आपको। चलिए अब आगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा और समझते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने अपने एवरीडे लाइफ में जो कुछ भी नोटिस किया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे ये सारा पढ़ने की वजह मैं आपको ये यहाँ से समझा देती हूँ, जो कि मैंने अभी बहुत बार समझाया, लेकिन अब यहाँ से देखते हैं। आपने क्रिकेटर को देखा होगा, जब बॉल दूर से आती है तो क्रिकेटर क्या करता है, अपने हाथों को इस तरीके से पीछे कर लेता है, आगे जाके उसने बॉल को नहीं पकड़नी है, वो अपने हाथों को बैक साइड थोड़ा सा पीछे पीछे लेके जाता है और फिर बॉल को पकड़ता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जब बॉल का मास और उसकी वेलोसिटी इतनी स्पीड से आती है, तो अब ये जब यहाँ से स्पीड से आ रही है ना, तो जितना ज़्यादा टाइम लगा देगी उतने ही टाइम, जितना ज़्यादा टाइम लगाएगी इसकी वेलोसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम, और उसकी वेलोसिटी जितनी कम होगी अगले को चोट भी उतनी कम लगेगी। समझ आ गई? इसीलिए वो हाथ को पीछे कर लेता है, टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगे जिससे वेलोसिटी कम हो जाए और उसको चोट कम लगे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये किस पे ये क्या है आपका मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज। ठीक है, इनिशियल में वो बहुत तेज़ निकले, अगर इनिशियल में अगले को चोट लगे तो बहुत तेज़ लग जाए, आगे आते आते जितना ज़्यादा टाइम लगाया तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई, जिससे उसको चोट क्या हुई, कम लगेगी। ठीक है, बाकी इसके जो है
यहाँ पर अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक और मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि यहाँ पे आपको बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो है मैथमेटिकल डेरिवेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ निकालनी है। तो सिंपल सी है ये, F इज इक्वल टू क्या होता है m में, ठीक है, और a मतलब हमने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है a का क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, सिंपल सी बात, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये f के साथ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो एम वी माइनस क्या आ जाएगा, एम वी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अगर आपका फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा तो आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, है ना। मतलब आपने अगर फोर्स नहीं लगाया उस पर तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देख लिया। आगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो इसको हम बाद में अलग से वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।